अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉल्यूम 159 के पार्ट 4 में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में बुरसा में मौजूद बुजुर्ग उस्मान साहब की बात का जवाब देते हुए कहता है, शहर यकीनन बहुत खूबसूरत लग रहा है क्योंकि गंदगी हमेशा नीचे छुपी होती है। सिर्फ एक चीज जो बुरसा में मौजूद नहीं है वो इंसाफ है और हर कोई उस पर आंखें बंद कर लेता है। तो उस्मान साहब कहते हैं, क्या यही वजह है कि आप गिरजाघर नहीं हैं और यहाँ भीख मांग रहे हैं? अगर इंसाफ ना हो तो कुछ भी नहीं है। आपका उस्मान साहब के बारे में क्या ख्याल है? आपने उसके बारे में क्या सुना है? तो बुजुर्ग कहता है, लोग तो कहते हैं कि उसने अपनी नजरें इस शहर पर जमा ली हैं। मैंने उसका नाम और शोहरत सुनी है, हालांकि हम एक मजहब से नहीं हैं, लेकिन मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि वहाँ का इंसाफ बेहतरीन है। फिर उस्मान साहब पूछते हैं, मुझे आपने जिस काम के बारे में बताया उसका क्या होगा? तो बुजुर्ग कहते हैं, देखो जनाबी, जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ हर कोई रोजी कमाने में मसरूफ है। जिस सौदागर के करीब से हम गुजरे हुए एक आदमी की तलाश में हैं, वो हमारे सबसे बड़े हामियों में से एक है। तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें काम देगा। बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करने के बाद उस्मान साहब दुकान की जानिब बढ़ जाते हैं। काई कबीले में बाला खातून खवातीन के पास आती हैं और कहती हैं, वक्त तेजी से गुजर रहा है ना? कल हम 100 खेमों का कबीला थे, लेकिन अब कई शहरों में हमारे झंडे लहरा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हमने सिर्फ अपनी तिजारत और जमीनों में तरक्की नहीं की, जैसा कि हम एक कबीले के तौर पर बढ़े, हम एक खानदान के तौर पर भी बढ़े हैं। अब हमें नए अज़म के साथ काम करने की जरूरत है। एलचम, मैंने आपके कबीले में आपकी महारत के बारे में सुना है, इसलिए आप अब से कबीले की कालीनों की निगरान होंगी। एलचम कहती है, जो जरूरी होगा मैं वो करूंगी बाला खातून। फिर बाला खातून होलोफिरा से कहती है, होलोफिरा, अगर तुम कबूल करो तो मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक फरीजा है। तुम उन गैर मुस्लिम ताजरों की निगरान होगी जो हमारी जमीनों में तिजारत करते हैं। उस्मान साहब भी ऐसा चाहते हैं। यह सुनकर होलोफिरा और गोंचा बहुत खुश होती हैं, जबकि एलचम परेशान हो जाती है। होलोफिरा कहती है, बाला खातून, मैं जो कुछ कर सकती हूँ जरूर करूंगी। होलोफिरा के बाद बाला खातून गोंचा से कहती है, तुम वही करोगी जो पहले करती आई हो, तुम तुर्कमान के बाइल के साथ तिजारत की निगरानी करोगी। आखिर में बाला खातून फातिमा से कहती है, जहाँ तक तुम्हारे फरीजे का ताल्लुक है फातिमा, तुम नई शामिल होने वाली खवातीन जंगजू की तरबियत की जिम्मेदार होगी। यह सुनकर फातिमा बहुत खुश होती है और बाला खातून से लिपट जाती है। खवातीन जैसे ही जाने लगती हैं तो एलचम होलोफिरा से कहती है, लगता है तुमने जाने का इरादा तर्क कर दिया है। यह सुनकर बाकी सब खवातीन भी रुक जाती हैं और होलोफिरा कहती है, मैं उस्मान साहब की तरफ से दिए गए फरीजे को पूरा करूंगी। एलचम कहती है, यानी कि तुम वादा नहीं निभाओगी? यह सुनकर गोंचा कहती है, एलचम खातून, बाला खातून और उस्मान साहब ने इसे फरीजा सौंपा है, क्या आप उनके फैसले पर सवाल उठा रही हैं? जवाबन एलचम कहती है, होलोफिरा ने खुद कहा था कि वो जा रही है, मैंने जो सुना इसे वही पूछा। होलोफिरा कहती है, मैंने अपना फैसला बदल लिया है, मैं यहाँ कुछ अर्सा रहूंगी, मैं नहीं जा रही। ये कहते साथ ही होलोफिरा चली जाती है। इसलिए मैं अलाउद्दीन गोंचा के पास आकर कहता है, तुम्हारे भाई ने खबर भेजी है, हम सरहदी बाजार जाएंगे। तो बाला खातून कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। इसके साथ ही वो तीनों चल पड़ते हैं। बोरसा में उस्मान साहब उस दुकान में पहुंचते हैं जिसके बारे में बुजुर्ग ने बताया था। दुकान के अंदर ताजिर सिक्के गिन रहा होता है, इसलिए में कुछ डाकू आते हैं और उस्मान साहब को धकेलते हुए ताजिर की दुकान में घुस जाते हैं। डाकू दरवाजा बंद कर देते हैं और एक डाकू ताजिर से कहता है, तुम कहते हो कि मैं जो कमाता हूँ तुम्हें देता हूँ, लेकिन तुम सोना छुपा रहे हो। तो ताजिर कहता है, मुझ में ताकत बाकी नहीं बची, मैं अपना सारा मुनाफा तुम लोगों को दे देता हूँ। उस्मान साहब भी आगे बढ़ते हैं और दुकान में दाखिल होने के बाद दरवाजा बंद कर देते हैं। डाकू उनसे पूछता है, तुम कौन हो? तो उस्मान साहब अपनी टोपी उतारने के बाद उन पर टूट पड़ते हैं। उन्हें मार मार कर उस्मान साहब जमीन पे पटक देते हैं। डाकू उठते हैं और अपनी जान बचाते हुए भाग पड़ते हैं। ताजिर उस्मान साहब से कहता है, मैं आपका मशकूर हूँ, मैं अपनी सारी कमाई उन्हें दे देता हूँ, मैं अब तंग आ गया हूँ, अगर आप ना होते तो वो सब कुछ ले जाते, शायद वो मेरी जान भी ले चुके होते। अगले ही पल वो बहुत से सोने के सिक्के उस्मान साहब की जानिब बढ़ाते हुए कहता है, ये आधा हिस्सा आपका हुआ। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मैंने तुम्हें सोने के लिए नहीं बचाया, उन्होंने जो कुछ किया वो गलत था, इसलिए मैंने इसे दुरुस्त कर दिया। ये लोग कौन थे? तो ताजिर उस्मान साहब के साथ दुकान से बाहर आते हुए कहता है, ये ताजिरों को लूटने वाले लोग हैं, किसी को अपनी बात कहने का कोई हक नहीं, मैं आपका कर्ज कैसे अदा करूं? तो उस्मान साहब कहते हैं, मुझे काम चाहिए। ताजिर भी खुश होते हुए कहता है, मैं भी एक आदमी की तलाश में हूँ जो मेरे लिए काम करे। बुरसा में ईमानदारी बाकी नहीं बची, आप बताएं आप किस काम में माहिर हैं? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ सिवाय इसके जो मैंने कुछ देर पहले किया। यह सुनकर ताजिर कहता है, मेरे पास तिजारती माल के चंद छकड़े हैं जिन्हें उतारना है, अगर आप उसे खाली करेंगे तो मैं आपको उजरत दूंगा। छकड़े की जानिब देखते हुए उस्मान साहब पूछते हैं, सामान कहाँ उतारना है? तो ताजिर कहता है, यह आसान है, मगर आप यहाँ के नहीं हैं, आप रहेंगे कहाँ? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मेरे पास रहने को जगह नहीं है। ताजिर एकदम से कहता है, आपने मेरी मदद की, आपके ठहरने की जगह और आपके खाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, शाम में इकट्ठे सराय चलेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, फिर बताएं सामान कहाँ उतारना है ताकि मैं शाम के खाने का हक अदा कर सकूं। ताजिर पूछता है, आपका नाम क्या है? कुछ देर सोचने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, मेरा नाम नेकोला है। ताजिर कहता है, मेरा नाम हैरिस्टो है, चलो काम करते हैं। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब चौगा उतार देते हैं और घोड़ा गाड़ी खाली करने लग जाते हैं। सरदी कबीले में सरदार याकूब और हान से कहता है, तुमने निगरानों की बात सुन ली, ना किसी ने सुना ना देखा, हमें
जब तुम अपने कबीले में कैद कर रहे थे तब उस्मान साहब यहाँ आए थे और उन्होंने मेरे जंगजू से पूछगछ की थी। मेरे जंगजू कुछ नहीं जानते। और हान पूछता है क्या अब हम यहाँ माजी के किस्से दोहराएंगे या हम हकीकत को तलाश करेंगे याकूब बे। उस्मान साहब ने सुना है कि उस दिन सर्दी बाजार में उलझाई भी था। फिर उरहान उलझाई के पास जाकर कहता है शायद उलझाई ने कुछ देखा हो। हाँ, सरदार याकूब के पूछने पर उलझाई उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है मैं इब्राहिम साहब का आदमी हूँ, लेकिन मेरे लिए अहमद एक दोस्त की तरह था। अगर मैंने उसके कातिल को देखा होता तो क्या मैं उसे जिंदा छोड़ता? अहमद मेरा भाई था। बाला खातून आगे बढ़कर लोगों से कहती है सरहदी बाजार के लोग हो, क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो इस मामले का शाहिद हो? किसी ने देखा हो मगर डर गया हो या कोई कुछ जानता हो? अपने आप को जाहिर करे। उसकी जान और माल की अमानत हमारे सुपुर्द है। उसके लिए इतना ही काफी है कि वो बाहर आकर बोले ताकि सच सामने आ जाए। सरदार याकूब भी कहता है मैं बाला खातून की बात की हिमायत करता हूँ। अगर कोई कुछ जानता है तो वो बात करे। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोशी छा जाती है। फिर अचानक से एक शख्स कहता है मैंने देखा मैं सरहदी बाजार के ईसाई ताजरों में से एक मार्क्स हूँ। सदरान एक दूसरे से बहुत नाराज थे, इसलिए मैंने डरकर बात नहीं की। अलाउद्दीन पूछता है फिर आप क्यों बोल रहे हो? तो मार्क्स कहता है यूनुस एमरे ने सदरान के गुस्से को ठंडा किया और इससे मुझे बोलने की हिम्मत मिली। अलाउद्दीन साहब और उनके साथियों के खेमे से निकलने के बाद कोई और खेमे में आया था। सरदार याकूब एकदम से पूछता है वो कौन था? तो मार्क्स कहता है उलझाई। उलझाई का नाम सुनते साथ ही अलाउद्दीन और हान और मेहमद उलझाई को दबोच लेते हैं। मार्क्स मजीद कहता है जी हाँ, लेकिन इसके भी दाखिल होने से पहले कोई और खेमे में दाखिल हुआ था। वो हाथ में खून आलूद खंजर लेकर बाहर निकला। वो उलझाई से पहले दाखिल हुआ। मलिका आगे बढ़ती है और मार्क्स को दबोचते हुए कहती है वो आदमी कौन था? कौन था बताओ मुझे, बताओ ताकि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। तो मार्क्स कहता है ताजिर थियोडोर। मलिका पूछती है वो कहाँ है? बोलो जल्दी से, कहाँ है वो? बाला खातून मलिका को पीछे करती है और मार्क्स मजीद कहता है दरगेज में उसका एक आर्जी घर है, हो सकता है वो वहाँ हो। मार्क्स के झूठ सुनकर उलझाई मुस्कुरा रहा होता है और मेहमद आगे बढ़कर पूछता है थियोडोर ऐसा क्यों करेगा? अहमद के साथ उसका क्या मसला था? जवाबन उरहान कहता है मेहमद साहब हम ये जाकर खुद उससे मालूम करेंगे, चले उस जगह चलते हैं जिसके बारे में इसने बताया है। ये कहते और सुनते साथ ही उरहान और मेहमद बाजार से रवाना हो जाते हैं। मलिका खेमे की जानिब जाने लगती है तो बाला खातून कहती है मलिका खातून आपने सुन लिया ना, मेरा बेटा कातिल नहीं है। मलिका कहती है मैं जब तक कातिल को तलाश करके उसे अपने हाथों से ना मार डालूं मुझे सुकून नहीं आएगा, पहले हकीकत सामने आने दें। जवाबन बाला खातून कहती है मुझे उम्मीद है कि जब हकीकत सामने आएगी तो आप पुरसुकून हो जाएंगी। सरदार याकूब को जाता हुआ देखकर अलाउद्दीन कहता है याकूब बे क्या हम बात कर सकते हैं? ये सुनते साथ ही सरदार याकूब रुक जाता है। बोरसा में उस्मान साहब कामकाज में मसरूफ होते हैं। फिर पूछते हैं ये सामान कहाँ से आया है? तो ताजिर कपड़ा दिखाते हुए कहता है बोरसा के देहात से आया है। नेकोला ये खाम रेशम है और हम इसे कपड़े में बदल देते हैं। रेशम का मेयार ही उसकी कीमत का तयन करता है। कपड़ा देखने के बाद उस्मान साहब कहते हैं ये बेहतरीन है। ताजिर मजीद कहता है हम यूरोप के तमाम बादशाहों, गवर्नरों, हाकिमों यहाँ तक के हर किसी के लिबास बनाते हैं। बोरसा में दौलत का असल सरचश्मा ये रेशम है। इसका मुनाफा तो अच्छा है लेकिन रास्ते में चोर हमारे मुनाफे पर कब्जा कर लेते हैं। उस्मान साहब खड़े होकर पूछते हैं आपने मुझे बताया कि कुछ ऐसे भी हैं जो अपने जाती मफादात के लिए खामोश रहते हैं, वो लोग कौन हैं? तो ताजिर कहता है फौजी और कमांडार और यहाँ तक के गवर्नर भी। यह सुनते साथ ही उस्मान साहब कामकाज में लग जाते हैं और खुद से कहते हैं बोरसा मैं तुम्हारे लिए यहाँ नौकर भी बन गया हूँ। तो नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा कुछ देर बाद, पार्ट 5। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।